जय हिंद दोस्तों। ये देखिए कितना शानदार कोट दिया गया है, योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आई क्यू। यानी आपका आई कैन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आई क्यू से। आई क्यू आपका कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, ये सिर्फ एक एकेडमिक के बारे में बताता है, आपके तार्किक क्षमता के बारे में बताता है। लेकिन जो आई कैन है, ये आपकी विल पावर है, ये आपको बहुत सी चीज़ों से लड़ने के लिए मदद देता है। जो लोग आईक्यू पे बिलीव करते हैं वो चैलेंजेस को अवॉइड करने लगते हैं, वो गिव अप करने लगते हैं इजीली, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा आईक्यू ही इतना है, मेरे अंदर दिमाग ही इतना है, तो मैं वो चीज़ क्यों करूं, मेरे लायक वो चीज़ है ही नहीं। वो पढ़ना छोड़ देते हैं, या वो कुछ भी चीज़ कर रहे हो आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। वो चैलेंजेस जो भी आते हैं उनको फेस नहीं कर पाते हैं, और उनका जो भी उनको अगर फीडबैक मिलता है, अगर कोई नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो वो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, जो आई कैन यानी जो आई कैन पे बिलीव करते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, आई कैन फाइट, आई कैन रीड, आई कैन एटसेट्रा वट एवर दे वॉन्ट टू डू। सो आई कैन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आई कैन वाले होते हैं, भले ही उनका आई क्यू लेवल लो हो, भले ही वो लोग उतना इंटेलिजेंट ना हो एकेडमिक, बट वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो हम गिव अप नहीं करते बहुत आसानी से, वो एंड तक फाइट करते हैं, और वो अपने क्रिटिसिज्म से सीखते हैं, जो भी उनको क्रिटिसिज्म मिलता है उससे सीखते हैं। तो आज का कोट यही है, योर आई कैन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर आई क्यू। यानी आपका आई क्यू से ज़्यादा आपका आई कैन इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर पूरा अपना बिलीफ पावर इंक्रीज कर दें, विल पावर लेकर आएँ, तभी आप आगे लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज मेरा तीसरा लेक्चर है योगा थेरेपी का, जो कि आसन्स के ऊपर है, योगा आसनास के ऊपर। हम पहला और दूसरा अष्टांग के जो ऑर्गन है उनके बारे में पढ़ चुके हैं, यम और नियम। आज हम पढ़ेंगे योगासन। तो आसन से आप क्या समझते हैं? आसन, पतंजलि योग सूत्र में आसन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी गई है, स्थिर सुखम आसनम। यानी कि स्थिर सुखम आसनम का मतलब क्या है? यहाँ पर आप जिस स्थिति में बैठे हैं या जैसे भी आप हैं, आप उस स्थिति में सुखी हैं, ये आपको जानना है। आपको लगना चाहिए कि आप उस स्थिति में सुखी हैं। अगर आप जैसे भी बैठे हैं, अगर आप लेटे हुए हैं, अगर आप बैठे हुए किसी भी अवस्था में बैठे हैं और आप सुखी हैं, तो यही एक आसन है, यही योगासन की परिभाषा है। स्थिर सुखम आसन, आसन इज टू स्टे इन अ पोजिशन फर्मली विथ ईज। मतलब एकदम सरल तरीके से आप बैठे हुए हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। इसके बाद इसके आगे आसनों का पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस आसन्स का, योगा के बारे में बात कर रहा हूँ तो लगभग जो भी योगी है, या जो योग गुरु हैं, या जो योग की पढ़ाई कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, उनको लगभग आसनों के बारे में पता है कि आसन क्यों ज़रूरी हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को नहीं पता होता है, तो आसन क्यों ज़रूरी है इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये देखिए, डीप रिलैक्सेशन आपको एक आराम देता है, आपको विश्राम देता है। बहुत गहराई में अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो इससे तनाव दूर होता है। आप आसन करने से आपका जो रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव स्पीड ऑफ द माइंड, सॉरी वो रिडक्शन था, आपकी माइंड की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। यानी आपका माइंड ज़्यादा, कई लोग होते हैं चंचल होते हैं, जो पल भर में यहाँ सोचते हैं, पल भर में वहाँ सोचते हैं, अपना दिमाग तेज तेज दौड़ाते हैं। तो आसन क्या करते हैं, उस पर रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। आसन से हमें उसमें कंट्रोल मिलता है, मन में प्रसन्नता होती है, माइंड ट्रैंक्विल, बैलेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके बीच में ये बैलेंस करके रखता है। इसको मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा आपको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ये उसके बीच में बैलेंस करके रखता है, यानी आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि आप बॉडी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये आसन बहुत ही इसमें फ़ायदेमंद है। आसन कैन ऑल्सो लीड अस टू अ मेडिटेटिव स्टेट। अगर आपको ध्यान तक जाना है, ध्यान धारणा समाधि तक जाना है, तो सबसे पहले आसनों का आना बहुत ज़रूरी है। आपको आसनों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी रेगुलर प्रैक्टिस। तो ये पर्पज़ ऑफ आसन है। मास्टरी ओवर वंस ओन डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है आसन। आसन करने से आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल होता है। इसके बाद देयर इज़ फिजिकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
आपका फिजिकली एंड मेंटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है इससे। जिनका भी फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अब इसके 3 स्टेज होते हैं योगा आसनास के, मैं बताऊंगा आपको। स्थिर, सिर और सुख। ये स्थिर, सिर और सुख, जो भी योग की पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग बेसिक्स भूल जाते हैं योगा में। तो सबसे बेसिक सी चीज़ है, मैं वही बता रहा हूँ आपको अभी। तो जो 3 स्टेज हैं योगा आसन के, वो एक स्थिर, दूसरा सिर और तीसरा सुख। तो स्थिर में क्या होता है, स्टेबल पोस्चर हमें करना है। अगर कोई आसन करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसे रेगुलर प्रैक्टिस किस चीज़ की करना है, स्टेबल पोस्चर की। पोस्चर स्टेबल करना है, यानी आप जब आसन करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हाथ पैर आप बैठे हैं पद्मासन में, फिर पैर खोल लेते हैं, फिर पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमें इसमें मेहनत लगानी, हमें एफर्ट डालने हैं कि हम हिले ना, हम बैठे रहें एक ही पोजीशन में, मतलब ज़्यादा देर तक हम बैठ सकें, हमारा मन इधर उधर ना भागे। तो इसीलिए जो पहली स्टेज है उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है, सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जिसने पहली स्टेज पार कर ली, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है सिरा, यानी रिलैक्सेशन, विड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम एफर्ट। अब जब हमने एफर्ट लगा लिए हैं, हम आसन की स्थिर अवस्था में आने लगे हैं, जब अवस्था हमारी स्थिर हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक लंबा खींचना है, बॉडी को रिलैक्स कर देना है। और जब हम बॉडी को रिलैक्स कर देंगे एकदम आसन करते वक्त, बिल्कुल चेहरे पर कोई सिकन नहीं होना चाहिए, एकदम स्माइलिंग फेस होना चाहिए। लेकिन एक आसन हमें क्या करना है, लंबे समय तक करना है, यही से रहा है, यानी विड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम एफर्ट। यहाँ आपका जो सेकेंड स्टेज है वहाँ आपकी मेहनत खत्म हो जाती है, आप बहुत आसानी से आसन कर लेते हैं और आपके एफर्ट खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। यानी आपको सिर्फ कोई भी आसन है, एक ही आसन को लंबे समय तक करते रहना है, यही सेकंड स्टेज है। और तीसरा है सुख, यानी ब्लिस। जब आप तीनों स्टेज कवर कर लेते हैं तो आपको अंतरात्मा में, यानी आप एक नीला ओशियन देखने लगेंगे या फिर नीला आसमान देखने लगेंगे, आंखें बंद करके आपके अंदर इस प्रकार से इमेजिन करेंगे आप। तो ये तीनों स्टेजेस हैं जिसमें हम योगासन देखते हैं। अगला है कि जो योगासन है वो क्या करते हैं, वो हमारे फिजिकल लेवल को सब्टलर लेवल तक लेकर जाते हैं, यानी हमारे माइंड तक। यानी पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिकल बॉडी से, जब हम आसन करते हैं तो फर्स्टली दे अफेक्ट एक्सटर्नली, आफ्टर दे अफेक्ट इंटरनली अवर ऑर्गन पार्ट्स, है ना। यानी ये हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर से लेकर पूरा इंटरनली मेंटली सब कुछ चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से। इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी लेवल एंड मूव टुवार्ड्स मस्कुलर लेवल। ये हमारे बॉडी लेवल से स्टार्ट होता है और मस्कुलर लेवल तक जाता है, यानी पहले ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, फिर हमारे मसल्स पे और फिर ब्रीदिंग लेवल पे। जब हमारा ब्रीथिंग, क्योंकि हम योगा आसन करते हैं तो लंबी गहरी सांस भी लेना पड़ता है, तो उससे कई ज़्यादा हमारे जो ब्रीथिंग लेवल है वो इंक्रीज होता है और अच्छा होता है। और हमारे दिमाग में शांति आती है, कामनेस ऑफ माइंड, एकदम शांति, हमारे दिमाग में शांति महसूस होती है। इस तरह से हम जब फिजिकल लेवल टू सप्लर लेवल में जाते हैं तो आखिरी में जाते जाते एक आइडियल स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो कि योगासन की सबसे उच्च उच्च अवस्था है, उसमें हम पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। जो आसन है उनको 4 भागों में बांटा गया है वैसे तो, और जो ऊपर है, ऊपरी ऊपरी, वो 3 भाग में बांटा गया है, जैसे कि रिलैक्सेशनल, मेडिटेटिव पोस्चर एंड कल्चरल पोस्चर। तो जो रिलैक्सेशनल आसन है उसमें हमें पता है जिनसे हमें आराम मिलता है, जैसे शवासन हो गया, ये एक रिलैक्सेशन आसन है। तो इस प्रकार से 3 भागों में इसको क्लासिफाइड किया गया है। जो रिलैक्सेशनल आसन है उसमें शवासन है, मकरासन यानी क्रोकोडाइल पोज, शीतल धनुरासन, इन सब में एकदम हमें आराम मिलता है। जब हम बीच बीच में आसन करें तो हम बीच बीच में मकरासन लगा सकते हैं। और मेडिटेटिव पोस्चर्स तो पता ही है आपको, सबसे पहले पद्मासन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिटेटिव पोस्चर्स के लिए, सिद्धासन है, वज्रासन है, सुखासन है, ये चारों आसन हैं जो मेडिटेटिव ध्यान लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो क्लासिफाइड किया है वो कल्चरल आसन है। इन दोनों को छोड़कर, यानी रिलैक्सेशनल और मेडिटेटिव पोस्चर्स को छोड़ के जितने भी आसन रह जाते हैं वो सब किस में आते हैं, कल्चरल आसन्स में। जैसे कि चक्रासन, भुजंगासन, और भी बहुत सारे आसन हैं जो इसके अंदर आते हैं। ये कल्चरल किन के लिए होता है, जो लोग
अपने बॉडी पर वर्क करना चाहते हैं उनके लिए होता है, और भी कई लोगों के लिए होता है, ये मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब ये देखिए, ये जो है प्रॉपर डिवाइड किए गए हैं आसन, किस तरीके से इनको 4 भागों में वर्टिकली और 4 भागों में हॉरिजॉन्टली बांटा गया है। 4 भागों में वर्टिकली कैसे बांटा गया है, एक तो पोजीशन के हिसाब से, यानी हम फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड, बैलेंसिंग, ये सब पोजीशंस पे डिफर करता है कि हम आगे की ओर झुक रहे हैं या पीछे की, हमारी पोजीशन कैसी है। दूसरा स्टैंडिंग, खड़े में हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं, वो सब आसनों के बारे में बोला गया है। तीसरा है सिटिंग, बैठकर किए जाने वाले आसन। चौथा है लेटकर किए जाने वाले आसन। तो स्टैंडिंग में क्या क्या है, उत्तनासन है, अर्धचक्रासन है, कटी चक्रासन है, ताड़ासन है, पश्चिम उत्तासन है, उष्ट्रासन है, परिवृत्ता जानु शीर्षासन, पद्मासन है, इसके बाद नौकासन है, भुजंगासन है, अनंतासन है, और इसके बाद सलभासन है। तो इस तरीके से इनको क्लासिफाइड किया गया है और ग्रुप्स में। और हम और देखेंगे तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है आसनों की। अगर आपको आसन करना है तो आपको बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और ड्यूरेशन इंक्रीज करते जाना है। प्रैक्टिस आप कितनी ही स्लो करें बट आपका ड्यूरेशन इंक्रीज करें। एंड योगा क्या करते हैं, हमारी मसल टोन को रिड्यूस करते हैं और हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। तो आगे अब मैं बताऊंगा और इसके बारे में जो आसन्स हैं। ये देखिए, फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेज में कौन कौन से हैं, उत्तानासन है, यानी आगे की ओर। जब भी हम आगे की ओर झुकने वाले आसन करें तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये बात ध्यान रखें कि हमें श्वास छोड़ना है। जब हम आगे की ओर आते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, और जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो श्वास लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये योगा का नियम है, ये मान के चलिए। अब जो उत्तान आसन है उसके क्या फ़ायदे हैं मैं वो बता देता हूँ। दिख रहा है आपको किस तरीके से करते हैं, और मैं आपको आगे चल के बता दूंगा इसको कैसे किया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इट रेजुविनेटेड आवर माइंड एंड रिलैक्स नर्व्स, हमारे माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है और रिलैक्स देता है। जो नर्व्स हैं हमारी उनमें आराम देता है, क्योंकि हम नीचे की ओर झुक रहे हैं तो हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होके नीचे भी आ रहा है थोड़ा। स्ट्रेच हिप्स एंड हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स, हमारी जो हिप्स हैं, जो थाई हैं, उनको, काफ्स को, उन सबको स्ट्रेच कर देता है एकदम। स्ट्रेच करके एक रिलैक्स फील होता है हमारे लिए। इसके बाद इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर थाई, इट रिलीव स्टिफनेस एंड नीज ऑफ आवर स्पाइन, नेक एंड बैक, यानी ये क्या करता है, जो भी स्टिफनेस है हमारी बॉडी में वो भी कम कर देता है। जैसे हमारे थाई में, कई लोगों की थाई में बहुत स्टिफनेस होती है, जो रनिंग करते हैं या जो बहुत मसल वर्कआउट करते हैं उनके यहाँ स्टिफनेस आ जाती है, तो उत्तानासन से बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। दूसरा है देखिए पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन भी बहुत अच्छा आसन है। ये भी फॉरवर्ड बेंडिंग, आप देख रहे हैं किस तरीके से आगे की ओर लेटा हुआ है ये। तो इसमें क्या, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स हैं कि आपका जो पीठ के नीचे वाला हिस्सा है, जितना भी पीठ के नीचे वाला हिस्सा है उसकी व्यायाम हो जाता है, उसका व्यायाम हो जाता है। और आपका जो उदर अंग है उसका, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपके पेंक्रियाज, लीवर, स्पाइन, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और एब्डोमेन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और कौन सा है फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस, और देखें नौकासन। नौकासन एक बैलेंसिंग भी कह सकते हैं हम इसको, इसमें बैलेंस भी बनाना पड़ता है। तो नौकासन में क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा नौकासन का क्या होता है, आपका जिनका बेली फैट है, यानी जिनके पेट में फैट है उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। और किसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है, और जिनको सिक्स पैक बनाने हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। और ये किस चीज़ में फ़ायदेमंद है, जो हमारा पेंक्रियाज, लीवर, लंग्स, इन सब चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो जिनको डायबिटीज़ रहती है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है नौकासन। और एक और इसका ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। बैकवर्ड बेंड पोजेज, पीछे की ओर जाने वाले पोजेज की मैं बात करता हूँ। तो पीछे की ओर जाने वाले पोजेज में कौन कौन से हैं, भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, और
अर्धचक्रासन है। ये देखिए मोदी जी का फोटो भी लगा दिया है मैंने। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं योगा के लिए, और उन्हीं के कारण हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं इंडिया में। तो भुजंग आसन की बात करें तो भुजंग आसन किसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है? भुजंग आसन हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जो कि हमारे चेस्ट को स्ट्रेच करता है, लंग्स, सोल्जर और एब्डोमेन है उसको स्ट्रेच करने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपके इन सबको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, और आसन लगभग आसन सिर्फ इतना ही है। अगर आसन को बोला जाए तो स्थिर सुखम आसनम, यानी आप उस स्थिति में बैठे हैं जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो, वही एक आसन है। ठीक है, तो ये आसनों के प्रकार हैं, और ऐसे कई प्रकार के आसन हैं, तो मैं आपको सिर्फ उतने ही बता रहा हूँ जो कि बेसिक आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद जो भुजंग आसन है उसमें क्या क्या स्पाइन के लिए ये फ्लेक्सिबल बनाता है, और मसल, चेस्ट, ये चेस्ट को स्ट्रेच करता है, शोल्डर को, एब्डोमेन को, इन सबको स्ट्रेच करता है। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और भुजंग आसन में चेहरे पर चमक भी आती है, और ब्लड प्यूरिफाई भी होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद उष्ट्रासन की बात करें तो उष्ट्रासन जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये रामबाण है। उष्ट्रासन जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये रामबाण है। इसे वो दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं अपने घर पर। और उष्ट्रासन क्या करता है, ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, एंड स्ट्रेंथन अवर शोल्जर, मसल्स, थाई एंड आर्म्स, है ना। और जो हमारे पास फैट होता है उसको भी ये कम करता है। इसके बाद अर्धचक्रासन की बात करें तो अर्धचक्रासन किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? ये अर्धचक्रासन आप देख रहे हैं, ये अर्धचक्रासन है। ये आपके जो स्पाइन है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है उनको ये करना चाहिए पोजेज। ये पोज करने से हाइट में इंक्रीमेंट होता है, और आपका जो बैक और एब्डोमेन है उसको, उसके मसल्स को स्ट्रेंथ करता है। ये बैकवर्ड बेंड पोजेज हैं। अब आ जाइए तो साइडवर्ड बेंड पोज की बात करें तो इसमें देखिए आप, साइड बेंड चक्रासन है और परिवृत्त जानु शीर्षासन, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। साइड बेंड चक्रासन ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, और जो स्पाइन है उसमें उसको भी फ्लेक्सिबल करता है, मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस रिलीव करता है। तो इन दोनों का ये बहुत फ़ायदा है। परिवृत्ति जानु शीर्षासन जो हमारा लोअर पार्ट है उसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है, एब्डोमेन की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। एंड पेंक्रियाज, लीवर एंड किडनी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद बैलेंसिंग पोजेस। बैलेंसिंग पोजेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितने भी बैलेंसिंग पोज हैं ये आपके जो माइंड है, माइंड को अफेक्ट करते हैं। यानी आपका जो दिमाग है, दिमाग की पावर, आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। बैलेंसिंग पोज करने से जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके लिए तो है ही है फ़ायदा, और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बैलेंसिंग पोज करने का ये, आप वृक्षासन देख रहे हैं, गरुणासन देखना है, तो ये हमारी बॉडी को शेप अच्छे से शेप देता है, गुड शेप। इट प्रोवाइड गुड शेप फॉर आवर बॉडी। तो ये सब बैलेंसिंग पोजेज हैं। इसके बाद ये, यहाँ पर मेरा लेक्चर ख़त्म होता है, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि हमें अगली क्लास में क्या करना है। थैंक यू सो मच।